लो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 4 यानी हशिरा ट्रेनिंग आर्क के लास्ट एपिसोड को, जिसमें मांगा के 134 से लेकर 136 चैप्टर्स तक कवर होंगे। अगर आपने इससे पहले के 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देख लें। उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चैप्टर 134 की शुरुआत होती है जहाँ में स्टोन हशिरा ग्यूमी की ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है। ग्यूमी की ट्रेनिंग में 3 पड़ाव थे। पहला वाटरफॉल में ट्रेन करना, दूसरा बड़ी बड़ी लकड़ियों के गुच्छे को उठाना और तीसरा एक बड़े से बोल्डर को मूव करना। ट्रेनिंग में चौथा पार्ट भी था जो कि था आग पर बैठना, पर ग्यूमी इन नए ट्रेनर्स पर इतना जोर नहीं डालना चाहता था तो वो उस पार्ट को हटा देता है। जेनेत्सु ग्यूमी की ये बातें सुनकर बेहोश हो जाता है। ग्यूमी तांजीरो से जेनेत्सु को पानी में फेंकने के लिए कहता है। पानी इतना ठंडा होता है कि जैसे ही जेनेत्सु उस पानी के अंदर जाता है उसे ऐसा लगने लगता है कि वो जमने वाला है। जेनेत्सु जल्दी पानी से बाहर आता है पर तब भी उसे ठंड लग रही थी। एक डीमन स्लेयर कॉप जिसका नाम मुराता होता है वो जेनेत्सु को चट्टानों से चिपकने के लिए कहता है क्योंकि वो गर्म थी। जेनेत्सु भी यही करता है और उसे थोड़ी गर्माहट महसूस होती है। अब ये मत सोचना मुराता एक नया कैरेक्टर है, ये वही डीमन स्लेयर कॉप है जो तांजीरो वगैरह को 12 किजुकी रुई के यहाँ मिला था। तांजीरो वाटरफॉल में जाकर खड़े होने की कोशिश करता है। तांजीरो देखता है सभी कॉप्स उस वाटरफॉल के नीचे से हट गए हैं पर इनोस्के वहीं खड़ा है। तांजीरो को याद आता है कि ग्यूमी ने कहा था कि वाटरफॉल के नीचे नेनेन बुत्सु चैंट करते रहना, जिससे ये पता चलेगा कि तुम होश में भी हो या नहीं। पर तांजीरो देखता है कि इनोस्के तो सुन्न खड़ा है। तांजीरो जल्दी से इनोस्के को वाटरफॉल से बाहर लाता है और उसे होश में ले आता है। फिर तांजीरो खुद उस वाटरफॉल के नीचे जाता है जहाँ वो कुछ देर तक उस वाटरफॉल के नीचे टिक पाता है। फिर तांजीरो भी आकर चट्टानों से चिपक जाता है ताकि उसे गर्माहट महसूस हो। मुराता तांजीरो और इनोस्के की तारीफ करता है क्योंकि वो पहले ही दिन इतनी देर तक वाटरफॉल के नीचे टिक पा रहे थे। मुराता को यहाँ 10 दिन हो गए थे और उसने अपनी वाटरफॉल ट्रेनिंग पास कर ली थी। अब वो अगली ट्रेनिंग पर जाता है जहाँ उसे लकड़ी के बड़े बड़े गुच्छे उठाने थे। थोड़ी देर बाद सब कॉप्स और तांजीरो वगैरह बैठकर मछलियाँ खाते हैं। इनोस्के ग्यूमी की तारीफ करते हुए कहता है वो बूढ़ा आदमी काफी ताकतवर है, पूरे डीमन स्लेयर कॉप्स में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। तांजीरो कहता है शायद ग्यूमी डीमन स्लेयर मार्क को जल्दी जागृत कर लेगा, जिस पर इनोस्के कहता है हाँ अगर ऐसा हुआ तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। इनोस्के इन बातों के बीच में 10 मछलियां खा जाता है। जेनेत्सु ग्यूमी के बारे में बुरा भला बोलता है। वो कहता है ग्यूमी खुद एक भी पत्थर को मूव नहीं कर सकता, वो सिर्फ हमारे मजे लेता है। पर तांजीरो कहता है ऐसा नहीं है, मैंने सुना है ग्यूमी बड़े से बड़े पत्थर को भी मूव कर सकता है। जिस पर जेनेत्सु कहता है जिसने तुमसे ये कहा है वो तुम्हें उल्लू बना रहा था। तभी उन सबको आवाज आती है जहाँ वो देखते हैं कि ग्यूमी एक बहुत बड़े पत्थर को मूव कर रहा है। ये देखकर तो जेनेत्सु का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तांजीरो जेनेत्सु से पूछता है क्या वो भी ग्यूमी की तरह बन सकता है, जिस पर जेनेत्सु उसे पीटने लगता है और कहता है वो एक भालू जितना बड़ा है, दिग्गजों और बोनों के जन्म में अंतर होता है। तभी इनोस्के उठकर अपनी अगली ट्रेनिंग के लिए जाने लगता है। जेनेत्सु तांजीरो और इनोस्के का पॉजिटिव माइंडसेट देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद तांजीरो और जेनेत्सु भी अपनी 2 ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, पर बोल्डर को मूव करने की ट्रेनिंग में वो फेल हो रहे थे। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि कोई भी ग्यूमी की ट्रेनिंग को कभी भी क्विट कर सकता है, पर बाकी हशीरास ऐसा नहीं करने देते थे। रात में ये सब बैठकर खाना खा रहे थे जहाँ वो हशीरास की तारीफ करते हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए सब कुछ आसान है। एक कॉप जिसका नाम नोगुची होता है वो अपने साथी जिनका नाम शिमामोतो, नागाकुरा और योशिओका से कहता है लोगों को समझ में आ जाता है कि उनमें और हशीरास में क्या अंतर है। तभी वो अपनी सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं जैसे उस गोरे बंदे ने छोड़ी थी। यहाँ ये जेनेत्सु की बात कर रहे थे। सभी कॉप्स तांजीरो की तारीफ करते हैं कि वो खाना काफी अच्छा बनाता है, जिस पर तांजीरो कहता है मेरी फैमिली चारकोल का काम करती थी तो हीट का इस्तेमाल हम ज्यादातर कुकिंग में करते थे। इसके बाद 6 दिन बीत जाते हैं और अभी तक तांजीरो उस बोल्डर को मूव नहीं कर पाता। तांजीरो थक हार के उस बोल्डर के पास ही लेट जाता है और सोचता है कि वो बोल्डर को मूव क्यों नहीं कर पा रहा, क्या उसमें किसी स्ट्रेंथ या स्किल की कमी है। तांजीरो को ये भी चिंता हो रही थी कि डीमंस काफी दिनों से शांत हैं, क्या पता वो कब हमला कर दें। वो ये सोचकर उदास होने लगता है कि वो इतना ज्यादा ट्रेन कर रहा है तब भी वो मार्क को मेंटेन नहीं कर पा रहा। तभी वहाँ गेन्ने आ जाता है जो तांजीरो से कहता है क्या तुम्हारा ये मार्क डार्क होता जा रहा है। तांजीरो गेन्ने को देखकर एकदम डर जाता है। गेन्ने तांजीरो से उसका हाल पूछने आया था क्योंकि सानेमी से लड़ाई के बाद वो तांजीरो से मिलने नहीं आ पाया था। गेन्ने बताता है कि लड़ाई के बाद ग्यूमी उससे गुस्सा हो गया था। ग्यूमी ने गेन्ने को कहीं भी जाने से मना कर दिया था। साथ में गेन्ने को ये भी ऑर्डर्स मिलते हैं कि वो अपने बड़े भाई सानेमी से दूर रहेगा। गेन्ने तांजीरो से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे सानेमी से मार पड़ी थी। इस पर तांजीरो कहता है कोई दिक्कत नहीं है। गेन्ने फिर तांजीरो के मार्क के बारे में पूछता है। तांजीरो कहता है क्या ये सच में डार्क होता जा रहा है, पर यहाँ पर तो किसी ने ये बात नहीं कही। जिस पर गेन्ने कहता है वो इसलिए क्योंकि वो इस मार्क को डेली देखते हैं तो उनके लिए ये नोटिस करना मुश्किल है। तांजीरो गेन्ने से मिरर मांगता है ताकि वो अपने मार्क को देख सके, जिस पर गेन्ने कहता है मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। यहाँ पर इन दोनों के कासुगाई क्रो भी होते हैं जो आपस में लड़ रहे थे। गेन्ने तांजीरो से पूछता है क्या वो बोल्डर ट्रेनिंग कर रहा है, जिस पर तांजीरो कहता है हाँ, पर अभी तक मैंने इसे थोड़ा भी मूव नहीं करा है। फिर गेन्ने से पूछता है क्या उसने अपना बोल्डर मूव कर दिया, जिस पर गेन्ने बताता है कि उसने थोड़ा सा ही मूव किया है। वो तांजीरो से पूछता है क्या वो रिपीटेटिव मोशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, पर तांजीरो को इस टेक्निक के बारे में नहीं पता था। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि ग्यूमी टीचिंग में अच्छा नहीं है। गेन्ने तांजीरो से कहता है तुम्हें ग्यूमी को ध्यान से देखना होगा और उसकी स्किल्स को सीखना होगा। गेन्ने ये भी बताता है कि हाई कंसंट्रेशन के लिए नेनेन बुत्सु चैंट करते रहना जैसे ग्यूमी करता है। इन दोनों की ये सब बातें पेड़ के पीछे से ग्यूमी
ग्यूमी सुन रहा था। इसके बाद हमें कुछ डीमंस आई दिखाई जाती हैं जिन पर 4 लिखा था, जो एक डीमन स्लेयर का पीछा कर रही थी। इन आई को इन्फिनिटी कासल से नाकीमे कंट्रोल कर रही थी, यानी अब अपर रैंक 4 नाकीमे है। नाकीमे मुजान को बताती है कि उसने डीमन स्लेयर के 60% जगह को ढूंढ लिया है, पर अभी तक उसे नेजुको नहीं मिली है। मुजान नाकीमे की तारीफ करता है और उसे लोकेशन बताता है जहाँ उसे अब सर्च ऑपरेशन करना था। मुजान सोचता है मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूंगा नेजुको और कागाया। अब चैप्टर 135 की शुरुआत होती है जब गेन्या तांजीरो को रिपीटेटिव टेक्निक के बारे में बताता है। इस टेक्निक को करते समय सभी सेंसेस खुले होने चाहिए। ये टेक्निक टोटल कंसंट्रेशन से बिल्कुल अलग है। इस टेक्निक को गेन्या भी कर पाता है, भले ही वो किसी भी ब्रीथिंग स्टाइल को नहीं जानता है। हमें यहाँ बताया जाता है कि जब गेन्या और ग्यूमी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अपनी लाइफ की क्रोध और पीड़ा की मेमोरी याद आती है, जिससे उनके बॉडी का टेम्परेचर और हार्ट बीट बढ़ जाती है। पर यहाँ पर एक बात काफी अजीब थी, क्योंकि जब किसी पर मार्क आता है तो उसे ऐसा ही महसूस होता है जैसे रिपीटेटिव टेक्निक में महसूस होता है। तो इस हिसाब से गेन्या और ग्यूमी पर तो मार्क आ जाना चाहिए था। फिर गेन्या के जाने के बाद तांजीरो रिपीटेटिव टेक्निक का यूज करता है। इस टेक्निक को यूज करते ही तांजीरो को सबसे पहले अपनी फैमिली दिखती है, फिर रेंगोकू। इस टेक्निक के दौरान तांजीरो का कंसंट्रेशन हाई लेवल पर जाने लगता है और उसके बाद तांजीरो धीरे धीरे उस बोल्डर को मूव करता जाता है। ज़ेनित्सु और इनोस्के ये देखकर शॉक हो जाते हैं। तांजीरो को ऐसे देख इनोस्के के अंदर आग लग जाती है और वो भी उस बोल्डर को मूव कर पाता है। अब बेचारा अकेला ज़ेनित्सु रह गया था। तभी उसके पास उसकी स्पैरो आती है जो उसके लिए एक लेटर लाई थी। तांजीरो फाइनली बोल्डर ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है। वो बहुत ज्यादा थक जाता है, उसे ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगा अगर उसे पानी नहीं मिला। तभी यहाँ ग्योमी आता है जो तांजीरो को पानी पिलाता है। पानी पी के तांजीरो की जान में जान आती है। ग्योमी तांजीरो से काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसने ट्रेनिंग तो कंप्लीट की थी, साथ में उसने जो सॉर्टस्मिथ विलेज में नेजुको की जान की परवाह ना करते हुए लोगों की जान बचाई थी, वो ग्योमी को काफी बढ़िया लगा था। पर तांजीरो उससे कहता है कि वो तो नेजुको का डिसीजन था, मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि मैं नेजुको को बचाऊं या विलेजर्स को। ये सुनकर ग्योमी सोचता है बच्चे काफी मासूम, पवित्र और कमजोर होते हैं, वो आसानी से झूठ बोल देते हैं, पर ये बच्चा अलग है। तांजीरो ग्योमी को बताता है कि उसकी मदद हमेशा कोई ना कोई कर देता है, जिसकी वजह से वो कभी भी गलती करके नहीं सीख पाता। वो कहता है आप मेरा सम्मान इतनी जल्दी मत कीजिए, और ग्योमी को थैंक यू कहता है कि उसने उसे पानी दिया और ट्रेनिंग करवाई। जिस पर ग्योमी कहता है कोई कुछ भी कहे तांजीरो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तांजीरो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर ग्योमी अपनी बैक स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि वो पहले एक अनाथ आश्रम चलाता था एक मंदिर में, जहाँ वो बच्चे रहते थे जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो सब एक दूसरे की मदद करते थे और काफी खुशी से रहते थे। पर एक दिन एक बच्चा रूल्स को तोड़ देता है। वो रात तक टेंपल में वापस नहीं आता। उस बच्चे को रास्ते में एक डीमन मिल जाता है। वो खुद की जान बचाने के लिए उस डीमन से एक सौदा करता है कि अगर वो उसे जाने देगा तो वो उसे 9 लोग खाने के लिए देगा। वो डीमन इस सौदे को मान लेता है। ग्योमी पूरे टेंपल के बाहर विस्टेरिया फ्लावर की अगरबत्ती जला के रख देता था, जिससे वो डीमन से बचे रहें। पर वो लड़का उन अगरबत्तियों को बुझा देता है और डीमन को अंदर बुला लेता है। अंदर आते ही वो डीमन 4 बच्चों को मार देता है। ग्योमी बचे हुए 4 बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, पर उनमें से 3 डर के मारे इधर उधर भाग जाते हैं। ग्योमी उस वक्त काफी दुबला पतला था। सिर्फ एक बच्ची ग्योमी की बात सुनती है, जिसका नाम सायो होता है। वो डीमन उन तीनों बच्चों को भी मार देता है। फिर डीमन सायो को मारने आता है, पर ग्योमी उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस डीमन को तब तक मारता है जब तक वो पूरी तरीके से मर नहीं जाता। ग्योमी ने उस रात अपने सभी बच्चों को खो दिया था, सिर्फ सायो बची थी। फिर जब लोग आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, तो सायो कहती है कि ग्योमी एक मॉन्स्टर है, उसने सभी को मार डाला। फिर ग्योमी को पकड़कर बंदी बना लेते हैं और मौत की सजा देते हैं, पर मास्टर आकर ग्योमी को बचा लेते हैं। ग्योमी उस वक्त सायो को ये सोचकर माफ कर देता है कि वो सिर्फ 4 साल की है। उसके बाद ग्योमी पूरी तरीके से बदल गया और उसने लोगों पर भरोसा करना बंद कर दिया। वो तांजीरो पर भी भरोसा नहीं करता था, पर अब उसे तांजीरो पर पूरा भरोसा है। वो तांजीरो से कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम कभी भी गलत रास्ते पर ना जाओ। तांजीरो ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और ग्योमी से कहता है वो अपना बेस्ट देगा। फिर ग्योमी तांजीरो को आशीर्वाद देता है। अब चैप्टर 136 की शुरुआत होती है जब गेन्या, तांजीरो और इनोस्के खाना खा रहे थे। जब गेन्या बताता है कि ग्योमी काफी अच्छा है, वो मुझे अपना सक्सेसर नहीं बनाएगा क्योंकि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, पर उसने मुझे ट्रेन किया। वो बताता है कि जब ग्योमी को पता चला कि मैं डीमंस खाता हूँ तो उसने मुझे अपनी जांच कराने को कहा और तब मुझे शिनोबू से मिलवाया। शिनोबू का नाम सुनकर इनोस्के कहता है वो मुझे हमेशा लेक्चर देती रहती है। तांजीरो गेन्या से पूछता है क्या तुम मेरे साथ ग्यू के पास चलोगे, जिस पर गेन्या मना कर देता है क्योंकि उसने अपना बोल्डर मूव नहीं करा था। जब इनोस्के को पता चलता है कि गेन्या किसी भी ब्रीथिंग फॉर्म का यूज नहीं कर सकता, वो उसका मजाक उड़ाता है और इसी बात पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। गेन्या इनोस्के को नीचे पटक देता है। तांजीरो गेन्या से कहता है अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर तांजीरो गेन्या को वो बात बता देता है जो कि हमें इस चैप्टर में नहीं बताई गई। इसके बाद तांजीरो ज़ेनित्सु के लिए खाना लेकर जाता है। ज़ेनित्सु यहाँ बिल्कुल शांत बैठा था। तांजीरो पूछता है क्या उसने अपना बोल्डर मूव कर लिया, जिस पर ज़ेनित्सु मना कर देता है। तांजीरो को ज़ेनित्सु की चिंता होने लगती है क्योंकि वो कभी भी ऐसे बात नहीं करता था। वो ज़ेनित्सु से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर ज़ेनित्सु कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है, और तांजीरो को थैंक यू कहता है। इसके बाद तांजीरो गियू के पास जाने लगता है। रास्ते में वो ज़ेनित्सु और नेजुको के बारे में सोचकर परेशान होने लगता है। फिर तांजीरो गियू की बिल्डिंग या डोजो के यहाँ आ जाता है। वो देखता है कि सानेमी और गियू आपस में लड़ रहे हैं। सानेमी गियू पर विंड ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म डस्ट व्रिल विंड कटर का यूज करता है, पर गियू इस अटैक को आसानी से डॉज कर देता है।
तांजिरो इन दोनों की स्पीड को देखकर चौंक जाता है, पर वो इनके अटैक्स को नोटिस कर पा रहा था। फिर गियू सानेमी पर वाटर ब्रीथिंग का फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड यूज करता है, पर सानेमी भी इसे आसानी से डॉज कर देता है। फिर सानेमी विंड ब्रीथिंग का फिफ्थ फॉर्म कोल्ड माउंटेन विंड्स और गियू वाटर ब्रीथिंग का सेवंथ फॉर्म ड्रॉप राइफल थ्रस्ट यूज करता है। दोनों के अटैक से उनकी स्वॉर्ड्स टूट जाती हैं। सानेमी कहता है चलो अब हम हाथों से लड़ते हैं। तांजिरो जल्दी से उन दोनों के बीच में आकर उन्हें रोकता है। सानेमी उसे देखकर कहता है तुम्हें तो मुझसे दूर रहने के लिए कहा था ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तांजिरो कहता है तुम दोनों उहागी के लिए लड़ रहे हो। वैसे मैं बता दूं ये एक जापानीज डिश है। तांजिरो कहता है तुम लड़ो मत, मैं तुम दोनों के लिए वो डिश बना देता हूँ। सानेमी कहता है क्या ये कोई मजाक चल रहा है? तांजिरो बताता है कि जब वो सानेमी की यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था तब उसे वहाँ उहागी की स्मेल आती थी, जिससे तांजिरो को पता चल जाता है कि सानेमी को उहागी पसंद है। गियू पूछता है क्या ये सच है सानेमी? जिस पर सानेमी कहता है हाँ उहागी काफी टेस्टी होती है, मुझे अपनी दादी की उहागी काफी पसंद थी। फिर तांजिरो को एक जोरदार पंच लगाता है। इसके बाद तांजिरो की आंख खुलती है जहाँ गियू उसके पास बैठा था, पर सानेमी वहाँ पर नहीं होता। तांजिरो गियू से पूछता है कि वो सानेमी से क्यों लड़ रहा था, जिस पर गियू बताता है कि वो इनकी ट्रेनिंग का पार्ट है। गियू बताता है कि वो खुद को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए सानेमी को उस पर गुस्सा आता है। गियू को एक आइडिया आता है कि जब वो सानेमी से मिलेगा तब वो उसे एक उहागी गिफ्ट करेगा। तांजिरो को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है। यहाँ सानेमी को तांजिरो पर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी झाड़ियों में से उसे किसी की आवाज आती है। वो झट से उसे पकड़ लेता है और देखता है कि ये किसी डीमन की आंख है। ये आंख नाकीमे की होती है जो वो इन्फिनिटी कासल से कंट्रोल कर रही थी। यहाँ मेंशन में मास्टर और उनकी पत्नी के यहाँ डीमन किंग मुजान किबुत्सुजी आता है। मास्टर को महसूस हो जाता है कि मुजान आ गया है। मुजान कगाया को देखकर कहता है तुम्हारी हालत बहुत खराब है। और इसी के साथ ये एपिसोड और हशीरा ट्रेनिंग आर्क कंप्लीट हो जाता है।